Hi guys, I hope you will be doing well and the topic of discussion is कश्मीर डिस्प्यूट और आज मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं आज बताऊँगी कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कश्मीर इशू से रिलेटेड वो क्या हुई हैं, जिसमें रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी इंक्लूड है। और हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल 370 बेसिकली है क्या। उसके अलावा आर्टिकल 35A क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी रेवोकेशन क्यों की और इस डिस्प्यूट के रीजनल इम्पैक्ट्स क्या हैं और अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एज़ यू ऑल नो दैट अगस्त 5, 2019 जो है वो प्रेसिडेंट मोदी ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया और एनेक्सेशन की कश्मीर के अंदर। And that day will be marked as a shameful day for so-called biggest democracy in the world, and it will also be recorded as glaring example of the tyranny of majority that sealed the fate of 13 million Kashmiris without their consent. ओके, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ एनेक्सेशन में, जहाँ पे वैली में पहले से ही ऑलमोस्ट 500,000 जो ट्रूप्स थी वो प्रेजेंट थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 35,000 मोर ट्रूप्स जो हैं वो वैली में डिप्लॉय कर दी। इसी तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे मिलिट्री और एयरफोर्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया और सीज़ फायर वायलेशन को इंटेंसीफाई कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन तो जो थी ये एक कैलकुलेटेड मूव थी बीजेपी की, डिलीवर करने के लिए अपना वो प्रॉमिस जो उन्होंने इलेक्शन में पहले किया था इंडिया के लोगों से कि वो कश्मीर की वैली को एनेक्स कर लेंगे, उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक फ़ाइनल सोल्यूशन था कश्मीर प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, अब आर्टिकल 370 क्या है उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये आर्टिकल 370 जो है इसको 1949 में जो है वो इनेक्ट किया गया था, इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 1949 में। ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल इंडिया को कुछ पावर्स प्रोवाइड करते हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं वैली ऑफ कश्मीर के अंदर। वो क्या है कि 4 मैटर्स हैं जो इंडिया के पास रहेंगे, डिफेंस का, फाइनेंस का, कम्युनिकेशन का और फॉरेन पॉलिसी का। उसके अलावा ये आर्टिकल जो है वो सर्टन राइट्स कश्मीरी पीपल को भी देता है। वो क्या है, एक स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को और उसमें इंक्लूड है कि कश्मीर का एक सेपरेट फ्लैग होगा, उनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा और सेपरेट नेशनैलिटी होगी। ठीक है, इसी तरह से ये आर्टिकल इट्सेल्फ खुद डिस्क्राइब कर रहा है, इसके अंदर क्लैरिफाई कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया गया है सब क्लॉज 3 इन द आर्टिकल 370 के ये स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, इसको तब तक रिवॉक नहीं किया जा सकता जब तक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस पे एग्री ना हो। इस आर्टिकल को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू रिवोक किया जा सकता है, बट with the consent, with the concurrence of government of Jammu and Kashmir. ओके, अब देखते हैं कि आर्टिकल 35A क्या है। आर्टिकल 35A को ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1954 के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। अब ये जो आर्टिकल 35A है ये सर्टन कश्मीरी राइट्स को प्रिजर्व करता है। उसमें ये क्या है कि कश्मीर के सिटीज़न्स, जो कश्मीरी सिटीज़न्स हैं, कश्मीर के लोग हैं, उनके अलावा कोई भी आउटसाइडर जो है वो सर्टन चीज़ें हैं जो कश्मीर में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्या, कैन नॉट सेटल इन द कश्मीर, कैन नॉट बाय लैंड इन कश्मीर, कैन नॉट होल्ड लोकल गवर्नमेंट जॉब्स, कैन नॉट विन एजुकेशन स्कॉलरशिप्स एंड कैन नॉट मैरी इन द वैली ऑफ कश्मीर। ओके, अब क्या है, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी स्पीच में नवंबर 2, 1947 को कहा दैट वी हैव डिक्लेयर्ड दैट द फेट ऑफ कश्मीर अल्टीमेटली हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल। मतलब कि उन्होंने कश्मीरी राइट ऑफ प्लेबिसाइट उसको जो है वो एक्सेप्ट किया और उसने साथ में
ये उन्होंने साथ में ये भी एक्सेप्ट किया कि ये जो प्लेज है ये दी गई है कश्मीरी लोगों को, और महाराजा हरी सिंह जो है उसकी जो बात थी कि कश्मीरी राइट जो है वो सिर्फ कश्मीरियों को होना चाहिए अपनी प्लेबिसाइट का और अपनी फ्यूचर डिसीजन का, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया एंड ही कन्फेस्ड दैट वी विल नॉट एंड कैन नॉट बैक आउट ऑफ इट। सो यहाँ पे जो रेवोकेशन हुई है आर्टिकल 370 की, उसके अंदर सर्टन लीगल इश्यूज़ जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले जो है वो मैं बात करूँगी कि इसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होने में एक सीरियस डाउट है। वो कैसे कि आर्टिकल 370 जो है उसके अंदर खुद डिफ़ाइन किया गया है कि इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है वो रिवोक स्पेशल स्टेटस जो है कश्मीर का उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन Article 370 also deals with the power of Parliament to make laws for the state of Jammu and Kashmir. So ये डायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट को पावर प्रोवाइड नहीं करता है कि वो इस आर्टिकल को रिवोक कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि ये पहले पार्लियामेंट का कॉन्सेंट ले। तो पार्लियामेंट का कॉन्सेंट लेने के लिए क्या ज़रूरी है? पार्लियामेंट के अंदर जब कोई भी अमेंडमेंट होती है या कोई भी आर्टिकल को अमेंड करना होता है या कोई भी रेजोल्यूशन पास करवानी होती है, तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये डिफ़ाइन किया हुआ है आर्टिकल 367 के अंदर कि उसके लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी उसको पास करे, तब वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो इनेक्ट होगा, वरना वो ख़त्म हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इसके लिए ये क्राइटेरिया पूरा नहीं किया गया, इस अटेम्प्ट को यूज़ नहीं किया गया, इसलिए इट लीव्स अ लीगैलिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन अ सीरियस डाउट एक्चुअली। सेकेंडली इसमें क्या बात है, अगर हम ये सोचें कि ठीक है पार्लियामेंट के कॉन्सेंट के बगैर ही प्रेसिडेंट जो है वो रिवोक कर सकता है स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, फिर भी प्रेसिडेंट के लिए मस्ट है कि वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कॉन्सेंट ले। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एग्री होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे तो ये देखा जा सकता है कि पिछले काफ़ी मंथ्स से, ऑलमोस्ट 5 to 7 मंथ से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, और उसकी असम्बली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो 1956 में ही डिज़ोल्व हो गई थी। तो ये एक सीरियस लीगैलिटी इशू है इसके अंदर कि जो आर्टिकल अपने अंदर डिक्लेयर कर रहा है जो बातें, उसको ही फुलफ़िल नहीं किया जा सका रेवोकेशन के अंदर। सो यहाँ मैंने आर्टिकल 367 की बात की है ऊपर भी। तो आर्टिकल 367 क्या है? आर्टिकल 367 बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, और वो ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसके लिए, एज आई हैव टोल्ड, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रिक्वायर्ड है उसको पास करवाने के लिए। यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है कि आर्टिकल 367 को पहले अमेंड कर दिया गया। आर्टिकल 367 को अमेंड करके जो पार्लियामेंट से कॉन्सेंट लेने या पार्लियामेंट से पास करवाने की जो बात थी उसको ख़त्म कर दिया गया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नल एंड वॉइड वही रहा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मस्ट कर दिया गया। इस तरह से जब आर्टिकल 367 की अमेंडमेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली उसको आर्टिकल 370 पे अप्लाई करके उसकी रेवोकेशन कर दी गई। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता था कि वो डायरेक्टली 370 को रिवोक नहीं कर सकता है, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म नहीं कर सकता है, इसलिए उसने इनडायरेक्टली आर्टिकल 367 को अमेंड करके आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक काफ़ी फेमस राइटर एंड एनालिस्ट हैं, AJ नूरानी हैं, वो कहते हैं दिस मूव इज़ अ वायलेशन ऑफ प्रोसीजर इन एनी केस एंड कैन बी चैलेंज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 370 कैन ओनली बी मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो दिस पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रोगेट इट, दिस इज़ व्हाट द लॉ सेज। और ये बिल्कुल वही बात है जो अभी मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस भी की है। ओके, फर्दर यहाँ पे बात करते हैं कि इस रेवोकेशन के पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रीज़न्स थे। यहाँ पे उसके इंडिविजुअल लेवल पे रीज़न्स हैं,
What are these reasons? He wished to demonstrate his decisiveness. What is decisiveness? Because he wanted to show, वो हिंदुओं को ये शो कराना चाहते थे कि जो बीजेपी है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के साथ सिंसियर हैं. दे आर राइवल्स टू द मुस्लिम. वो मुस्लिम के राइवल्स हैं. उन्होंने अपनी डिसिसिवनेस शो कराई कि वो सिर्फ हिंदू राइट के सेफ गार्ड हैं. इसलिए उन्होंने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया और एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटेरियनिज़म जो है वो इम्पोज कर दिया इनोसेंट कश्मीरीज़ के ऊपर in a bid to continue occupation of their land and their resources. सेकेंडली, इसकी आइडियोलॉजिकल रीजंस हो सकती हैं, लाइक हिंदुत्व है या मोटिवेटेड बीजेपी है टू स्क्रैप द स्पेशल स्टेटस. प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करना चाहता है? जैसे उन्होंने अपना अभी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल जो है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है. एंड ही वांटेड मोर स्पोर्ट्स. ही वांटेड टू क्रिएट हिंदू राष्ट्र. वो हिंदू मेजॉरिटी लाना चाहते हैं इन द रीजन और मुस्लिम्स के साथ एक राइवलरी को हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ में रखता है. थर्डली, यहाँ पे रीज़न जो हो सकता है वो ये भी कि बीजेपी इज़ हाईली अनपॉपुलर ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स. कैसे कि ग्रोथ जो है वो जब से बीजेपी पार्टी आई है वो 5.8% जो है फर्स्ट क्वार्टर में ही ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर गया है 6.1% तक. मेजर कॉरपोरेशंस जो हैं दीज आर डाउन साइजिंग एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी. इनका जो जेट एयरवेज़ है वो बैंकरप्ट हो गया है. इसी तरह से एयर इंडिया जो है वो 760 बिलियन तक उसने सफ़र किया है. इसी तरह से और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैं. इसी तरह से टाटा जो है इज़ अनदर स्टोरी ऑफ डिज़ास्टर. सो यहाँ पे इन सारे इश्यूज़ से अटेंशन हटाने के लिए पब्लिक की एंड ऑफिशियल्स की ये कश्मीर को रेवोकेशन की गई है. इट वॉज़ अ फाइन चॉइस टू डाइवर्ट अटेंशन. इसके अलावा जो रीज़न हो सकती है, इट कैन बी द डिसीजन केम एट द टाइम व्हेन अफगान पीस प्रोसेस इज़ अंडर वे एंड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. एज़ यू नो कि जो है वो अफ़गान पीस प्रोसेस है यहाँ पे, और उसमें बेसिक रोल है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा. एंड यहाँ पे ही साथ आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ ज़ीरो रोल ऑफ इंडिया. सो इट डज़ नॉट ऑगर वेल फॉर हर इम्पार्शियल एम्बिशंस इन द साउथ एशिया. यहाँ पे वो अगर अफ़गान पीस आ जाएगा, पाकिस्तान अफ़गान रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, साउथ एशिया रीजन के अंदर एक पीस का जो इन्वायरमेंट है वो डेवलप हो जाएगा, जो जबकि इंडिया ऐसा नहीं चाहता है. सो इट प्लेड अ कश्मीर कार्ड केयरफुली कैलकुलेटेड वे टू गेट अटेंशन. उसके अलावा इंडिया जो है वो सिंस 1972 एडवोकेट कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की ट्रांसफॉर्मेशन को. एज़ यू नो कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनली डिफाइंड बॉर्डर नहीं है, वो एक इंटरम लाइन है. जबकि इंडिया हमेशा से चाहता है कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए. सबसे पहले द डिसीजन सम्स अप इंडियाज़ हिस्टोरिक अप्रोच. हिस्टोरिकली उसने ये सब करने की कोशिश की है. लाइक 1948 में न्यू दिल्ली ने इसको एक इंटरनेशनल इशू बनाया, फिर 1972 में इसको बायलेटरल इशू बनाया, और फिर अब 2019 में इसको इंटरनल इशू बना दिया. सो इट हैड लॉन्ग वांटेड टू कॉलोनाइज कश्मीर. इट वाज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. यहाँ पे सारी टाइम की गेम चल रही है. इसी तरह से इंडियन ने ये जो डिसीजन है ये यूनिलेटरली लिया है. यूनिलेटरली क्यों लिया है? बिकॉज जो अब इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है ना, इट इज़ ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स यूनिलेटरलिज्म. यूनिलेटरलिज्म मीन्स द ऑपोजिट इज़ मल्टीलेटरलिज्म. यूनिलेटरलिज्म का मतलब ये होता है कि वन साइडेड कोई भी डिसीजन कर लेना, बाकी किसी भी स्टेट के जो है उनके कॉन्सेंट को, उनकी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को वो सब इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए. जैसे कि यूएस का यूनिलेटरलिज्म डिसीजन है, उसका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर विड्रॉल से, ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर से उसने विड्रॉ किया है. इसी तरह से उसने जो है वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जो है उसने वहाँ से विड्रॉ किया है. तो ये सब जो इंडिया के क्लोज एलाइज हैं, इन सब की फुट स्टेप्स पे चलते हुए इंडिया ने ये डिसीजन यूनिलेटरली किया है. अब आगे मैं डिस्कस करूँगी कि इस
जो डिस्प्यूट है इसके रीजन पर क्या इम्प्लिकेशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली इसके जो हैं वो इम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा कश्मीर पे ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया है, उनकी अपनी नेशनैलिटी ख़त्म है, फ्लैग ख़त्म है, सिटीज़नशिप सब ख़त्म हो जाएगा और वो टोटली इंडिया के अंडर आ जाएंगे। सेकेंडली ये हो सकता है कि इट हैज़ लेड टू डाउनग्रेडिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ पे इससे ये हुआ है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो सस्पेंड हो गई है, बायलैटरल अरेंजमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह से मैटर को यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया 14 अगस्त को एज अ सोलिडारिटी डे विद द कश्मीर ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इस तरह से ये हुआ है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग की किसी भी पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। इट मीन्स कि जो भी अनफॉर्चुनेटली सब पीस और डायलॉग के चांसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। थर्डली क्या हो सकता है कि जो इसके इम्प्लिकेशंस ये भी हुए हैं कि वंस अगेन आफ्टर 50 ईयर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इस एजेंडे को उठाया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने इसके अगेंस्ट दोबारा से आवाज़ उठाई है और इस जो डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम है, उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है वंस अगैन। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे जो जीनोसाइड वॉच है उसने थ्रेटन कर दिया है, उसने वार्न कर दिया है कि इंडिया का ये जो मूव है, शेकी पोजीशन एट अ डिप्लोमेटिक फ्रंट एंड अ ब्लैक क्लैश एट होम मेक्स कश्मीर आ जीनोसाइड रिस्क एरिया, कि यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो सकती हैं एनेक्सेशन से, और जो प्रेशर होगा पाकिस्तान पे, इमेंस प्रेशर होगा अपनी मटेरियल सपोर्ट के लिए फॉर द मूवमेंट। और लाइक अब जैसे पाकिस्तान IMF, द स्वॉर्ड ऑफ IMF एंड द FTF माइट फॉल ऑन पाकिस्तान। सो ये सारे पाकिस्तान पे प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए एक तरह से इंडिया ने प्ले कार्ड खेला है। सो अगर, और इसके अलावा अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है तो क्या होगा कि इंडिया अपनी एनेक्सेशन कर लेगा अपनी ट्रूप्स भेज के, और इंडिया की जो एक हिस्टोरिकल उसके ऑफिशियल की विशेस हैं वो फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेगा। विशेस टू ऑफ हिंदू MPs टू मैरी ब्यूटीफुल कश्मीरी गर्ल्स एंड यूज़ ऑफ रेप एज अ स्टेट पॉलिसी, सो इट वुड। सो इसके अलावा यहाँ पे एज़ यू ऑल नो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इट विल कंपेल पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड एवरी ब्रिक विद द स्टोन डोमिनेट एस्केलेशन लैडर। एंड पाकिस्तान जो है वो, जैसे हमेशा उसने कश्मीर को सपोर्ट किया है, तो उसके लिए किसी हद तक जाने के लिए जो है ख़ुद को डिटेन नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी लेड, कश्मीरी ओन्ड इंसर्जेंसी है कश्मीर के अंदर, उसको एक मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पे जो हिज़्बुल मुजाहिदीन की मूवमेंट है कश्मीर के अंदर वो होल्ड कर लेगी, इट वुड स्वेल। और इसी तरह से रिसेंट डेज़ में जो अल-कायदा है और ISIS है उसने भी अपने लिए एक इंडियन चैप्टर खोल लिया है। सो जैसे मुनीर अकरम ने राइटली रिमार्क्स दिए हैं इसके ऊपर, एंड उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ही सेड कि कश्मीर विल बी इंडियाज़ अफ़गानिस्तान। उसके अलावा यहाँ पे जो हैं वो क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इन दैट टाइम के, इस जो जब बायलैटरल रिलेशंस ख़राब होंगे इंडिया के साथ पाकिस्तान के, तो इकोनॉमिक रिसेशन आएगा यहाँ पे। और आजकल जैसे इकोनॉमी इतनी स्ट्रगल में है पाकिस्तान की और साउथ एशिया की, इस प्रोटेक्शनिस्ट टाइम में इट विल बी लाइक अ बर्ड ऑफ बैड ओमेन। बायलैटरल रिलेशंस ख़राब होने से कश्मीर की वजह से इंडो पाक वाटर वॉर भी शुरू हो सकती है। जो इंडिया है इट विल डिसडेन फॉर इंडस वाटर ट्रीटी, जो वो पहले भी करता आया है। अच्छा, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इट हैज़ जस्ट मार्क्ड अ फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ साउथ एशियन रीजनलिज्म।
इंडिया जो है उसने अपनी एक रीजनलिज़म जो है वो क्रिएट कर लिया है, जैसे कि उसने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है वो किया है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर। सो ये एक रीजनल एंटागोनिज़म क्रिएट करेगा। इसी तरह से जो अफ़गान पीस प्रोसेस है क्राइसिस के टाइम में, वो उसको सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी डिस्टॉर्शन होगी इस तरफ से, और वो अपना पीस प्रोसेस जो ऑन गोइंग है जिसमें पाकिस्तान एक मेजर शेयर दे रहा है अपना, वो इफ़ेक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा जो एक डिसअपॉइंटिंग बात है इसके ऊपर इज़ दैट द गिल्टी कैलकुलेटेड साइलेंस ऑफ सो कॉल्ड मुस्लिम वर्ल्ड, जैसे कि यूएई ने अभी डिसीजन दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को एट द टाइम व्हेन कश्मीर इज़ लॉकड डाउन, एंड is a grim reminder of the reality that blood is not thicker than water। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि रियल पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उस पे बेस करती हैं रिलेशंस बिटवीन नेशंस, जबकि मोरालिटी पे नहीं करते हैं। सो एन अनहोली अलायंस स्टैंड्स एक्सपोज्ड। इस मैटर ने एक मुस्लिम वर्ल्ड का जो रियल फेस है उसको एक्सपोज कर दिया है। सो आई विल डिस्कस कि यहाँ पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्टली जो है वो पाकिस्तान उसके लिए, एज़ यू ऑल नो कि हमेशा से पाकिस्तान इट हैज़ स्टूड बाय द कश्मीरीज। तो यहाँ पे इट इज़ इवन मोर प्रेज वर्थी दैट फॉरेन ऑफिस विल सी ओपनिंग ऑफ कश्मीर सेल। फॉरेन ऑफिस में एक कश्मीर सेल ओपन किया जाएगा, और इस तरह से जो पाकिस्तान की डिफरेंट कंट्रीज़ में एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे कश्मीर डेस्क ओपन किया जाएगा, ताकि कश्मीर कॉज को हाईलाइट किया जा सके और हिंदुत्व एट्रॉसिटीज़ जो हैं उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हाईलाइट किया जा सके। उसके अलावा पाकिस्तान को अपने लिए इंटरनेशनल मीडिया कॉपरेशन के लिए एवेन्यूज़ ढूंढने चाहिए, सो टू डू इट्स बेस्ट टू स्वे इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर ऑफ कश्मीर। इंडियन एट्रॉसिटीज़ और पब्लिक कश्मीरी राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू वर्ल्ड तक एक्सपोज होंगे। इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान के इसकी वजह से इंडिया पे एक ग्लोबल प्रेशर पड़ेगा। थर्डली पाकिस्तान क्या कर सकता है कि जो इंडो पाक क्राइसिस हैं वो उसका कोई एक बायलैटरलिज़म जो सल्यूशन है वो नहीं हो सकता, उसके लिए कोई थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड है। तो ओनली यूएस कैन प्रेशर इंडिया टू कम टू द टर्म्स विद द पाकिस्तान। मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड क्रिएटिव वर्क बाय फॉरेन ऑफिस इज़ द डायर नीड ऑफ द आवर। उसके अलावा जो अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन है उसको यूज़ करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी टू अवेकन द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी दैट कश्मीर क्राइसिस इज़ नॉट जस्ट टेरिटोरियल बट ऑल्सो अ ह्यूमैनिटेरियन वन। सो वहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, और उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसको उनको समझना चाहिए, कश्मीरीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए, और वहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज द हिटलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके अलावा पाकिस्तान को जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लाइक टर्की है, मलेशिया है, ईरान है, इट शुड बी रीच्ड आउट एंड गार्नर सपोर्ट फॉर द कश्मीरीज़। उनको इसके लिए वॉइस रेज करनी चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको भी नोक किया जा सकता है इस टाइम के अंदर ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए कश्मीर के अंदर। सो यहाँ पे क्या है कि उसके अलावा पाकिस्तान ने जैसे अभी इनिशिएटिव्स किए हैं, जैसे करतारपुर कॉरिडोर है, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स हुए हैं, वो पाकिस्तान को फर्दर उनको कैरी ऑन करना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि बाकी नेशंस के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीपल का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो डेवलप होगा, और एक फेवरेबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो डेवलप होंगे, और पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट मिलेगा बाकी नेशंस का। उसके अलावा पाकिस्तान को किसी भी एडवेंचर, अगर इंडिया जो है वो कोई भी एडवेंचर करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट या कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो पाकिस्तान को उसके लिए रेडी रहना चाहिए टू रिस्पोंड फॉर एवरी ब्रिक विद द स्टोन। उसके अलावा पाकिस्तान जो है उसको जो बाकी की डिफरेंट नेशंस हैं, बाकी के जो फोरम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे OIC है या OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, या फिर
SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है, उसके साथ कांटेक्ट करना चाहिए। दे शुड रेज वॉइसेस कश्मीर के लिए, उनको वॉइस रेज करने चाहिए। ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट NGOs हैं, उनके साथ पाकिस्तान को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो कश्मीर इशू को हाईलाइट करें और कश्मीरी पीपल को सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो वर्किंग बाउंड्री है उसकी तरफ नॉन वायलेंट मिलियन मार्च करना चाहिए। सो द पर्पस शुड बी, इफ़ द ऑक्यूपेशन हैड नेवर बीन कॉस्टलियर फॉर इंडिया, लेट्स मेक इट नाउ। देयर इज़ सीरियस नीड टू क्रिएट डिप्लोमेटिक क्राइसिस थ्रू सच मीन्स। जब डिप्लोमेटिक क्राइसिस होंगे, इंडिया पे जितना प्रेशर होगा उसके पाकिस्तान के लिए वो इतना ही फेवरेबल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट के पाकिस्तान को जो कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसके साथ कंसाइड करना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी यूनिटी शो करनी चाहिए, सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीरी मूवमेंट के साथ। सो इंडिया एट द एंड, they must be prepared to fight against Indian brutality, even if the world community maintains guilty silence due to some petty corporate interest or any other reasons. India is doomed, Kashmir is destined, and that's the hope, inshallah. So that was all for today, and in the next video I will discuss some solutions for the Kashmir issue, and I hope you will be liking it. Just stay tuned and don't forget to like and subscribe.